नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरें ऐसी जो आपको ऊर्जा उत्साह से भर दें, जो दिन भर की थकान को खत्म कर दे। कहते हैं कि अगर सोच सकारात्मक हो तो जीवन आसान हो जाता है। पॉजिटिव सोच के आगे हर चुनौतियां मानो हार मान जाती हैं। तो इसी सोच के साथ में हर रोज हम आपके लिए लाते हैं गुड न्यूज, क्योंकि हम जानते हैं कि रोजमर्रा के काम करने के बाद में जब हम थक हार कर घर जाते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि काश कुछ खबरें ऐसी हों जो दिन भर के कामकाज की थकान को छूमंतर कर दें, जिसे देखकर और सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए और दिल कह उठे ये तो गुड न्यूज है और आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड कूल कर देंगी, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप जरूर कहेंगे कि हमने देखी है गुड न्यूज, और आप कह सके गुड न्यूज हो तो ऐसी। कचरा, जिसको आप सुबह सुबह अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, और ये कचरा इंसान के लिए दिन पर दिन मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में कचरे का समाधान निकाल लिया गया है। यहाँ प्लास्टिक कचरे की मूर्ति का एक म्यूजियम बनाया गया है। आखिर क्या है ये गुड न्यूज, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रशिक्षित कलाकार बनाएंगे मूर्तियां। कचरे की समस्या से मिलेगी निजात। अब होगा पर्यावरण का संरक्षण। धरती पर बढ़ते कचरे ने इंसानों का जीना दूभर कर दिया है। इंसान खुद ही कचरा कर रहा है और अब खुद ही उसे समेटने की कोशिश भी कर रहा है। और ये प्लास्टिक का कचरा सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि पूरा विश्व इसकी जद में है। इस समस्या से कैसे निजात मिले, इसका समाधान पूरा विश्व खोज रहा है। इसी कड़ी में भारत भी छोटे बड़े हर स्तर पर इसके लिए लगातार कदम उठा रहा है। ऐसे में कर्नाटक में कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए बेंगलुरु के नजदीक नंदी हिल्स में प्लास्टिक कचरे की मूर्ति का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसमें देश भर से एक नेशनल प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 25 कलाकार शामिल होंगे। इन युवा कलाकारों को पूरी तरह से इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक या प्लास्टिक कचरे से बनी आदमकद मूर्तियां बनाने के लिए पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इन मूर्तियों को नंदी हिल्स के पास प्लास्टिक अपशिष्ट मूर्तियों के अपनी तरह के पहले संग्रहालय में जगह मिलेगी। प्लास्टिक के कचरे से बनेगा म्यूजियम। इस संग्रहालय का उद्घाटन जुलाई में किया जाएगा। भारत इस साल जुलाई से कुछ एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करेगा। प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने का संदेश देगी ये संग्रहालय। देश भर से चुने गए 25 कलाकार कचरे से मूर्तियां बनाएंगे। कलाकारों को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अगर ऐसे प्रयास किए जाएं, तो संभव है कि आने वाले दिनों में ये हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए गुड न्यूज साबित होंगे। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। प्लास्टिक से नुकसान। सिर्फ 10% प्लास्टिक कचरा ही रिसाइकल किया जाता है। 90% कचरा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया भी प्रदूषण को बढ़ाती है। रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन का प्रयोग होता है जो मिट्टी और जल को विषैला बनाते हैं। प्लास्टिक उत्पादों में रंग के लिए जिस रसायन का प्रयोग होता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये गैस पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है। लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में रहने वाला पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण में सबसे अधिक प्रदूषण प्लास्टिक से ही होता है। इसका मुख्य कारण है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि प्लास्टिक को जलाकर खत्म करने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन प्लास्टिक को जलाने से जो गैस निकलता है उससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने बस यही विकल्प बचता है कि हम कम से कम अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग करें। प्लास्टिक की दिशा में अन्य पहल। यूपी सरकार का फॉरेस्ट सिटी बनाने का पहल। जम्मू नगर निगम का प्लास्टिक से गमले और कूड़ेदान बनाने की पहल।
दिल्ली सचिवालय में प्लास्टिक बैन से संबंधित पहल, मुंबई में ग्रीन बस टॉपर का निर्माण। अगर हम ये कहें कि प्लास्टिक का प्रयोग हमारे लिए जहर के समान है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना, प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल कर अन्य उत्पादों को बनाने की ये पहल पर्यावरण के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक गुड न्यूज है। सेंट्रल रेलवे ने 12 नई एसी लोकल ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है और कुल 32 लोकल ट्रेन गर्मी में यात्रियों को राहत देने के लिए अलग अलग रूट पर दौड़ेंगे। इससे यात्रियों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही आवाजाही और ज्यादा आसान होगी। देखिए रिपोर्ट। भले ही बढ़ती गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन सेंट्रल रेलवे ने एसी ट्रेनों की बढ़ती मांग को देखते हुए 12 एसी ट्रेनों को मेन लाइन से जोड़ दिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यात्री एसी लोकल ट्रेन में रोजाना सफर कर पाए। सेंट्रल रेलवे का ये फैसला मुंबई वासियों के लिए किसी बड़े राहत से कम नहीं है। इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की एसी लोकल ट्रेन का किराया कम कर दिया था। इस वजह से एसी ट्रेन में चलने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दरअसल सेंट्रल रेलवे ने अपनी मेन लाइन पर 12 नॉन एसी लोकल ट्रेनों को एसी लोकल ट्रेनों से बदलने का फैसला लिया। रविवार और नॉमिनेटेड छुट्टियों पर अतिरिक्त एसी लोकल सेवाएं संचालित करने का भी फैसला लिया गया है। सूत्रों की माने तो मेन लाइन CSMT कल्याण टिटवाला बदलापुर के बीच सेवाओं को बढ़ाने की मांग को देखते हुए मध्य रेलवे ने हार्बर लाइन पर चल रही एसी लोकल ट्रेनों को मेन लाइन पर जोड़ते हुए सेवाओं को बढ़ा दिया है। एसी लोकल ट्रेनों को शिफ्ट किए जाने के बाद चलने वाली ट्रेनों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले रेलवे ने 5 मई से एसी लोकल ट्रेनों के किरायों को कम कर दिया था। साथ ही अब रेलवे सुविधाओं में एसी लोकल ट्रेन छुट्टियों वाले दिन भी पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जहां एक तरफ देश भर में सड़कों पर जाल बिछा रहा है जिससे कि गांव और शहर के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर चलने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बढ़ाने का निर्णय लिया है। देखिए रिपोर्ट। ट्रैफिक का झंझट होगा अब खत्म। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर होगा और भी आसान। हर टोल पर बनेगी नई लेन। जाम की समस्या से जल्द मिलेगा निजात। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जहां एक तरफ देश भर में सड़कों का जाल बिछा रही है जिससे कि गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जिससे कि देश का कोना कोना विकास की पटरी पर सरपट दौड़ लगा सके, तो वहीं दूसरी तरफ इन सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब एक ऐसा ही सकारात्मक कदम आपको जल्द ही यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगा, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोग अब जल्द ही ब्रेकलेस यात्रा का आनंद भी उठा पाएंगे, क्योंकि इस रूट पर टोल प्लाजा लेन की संख्या बढ़ाई जा रही है। यहाँ 10-10 नए लेन जोड़े जाएंगे, जिससे इस पर यात्रा करने वालों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। लेन की संख्या में वृद्धि। अभी यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर, मथुरा और आगरा टोल प्लाजा पर 14 लेन है, जिसमें कि अप लाइन में 14 लेन है और डाउन लाइन में 14 लेन है। जेवर, मथुरा और आगरा के टोल प्लाजा पर अतिरिक्त लेन बढ़ाने का किया गया फैसला। एक्सप्रेसवे वीकेंड के दिनों में जाम की चपेट में आ जाता है।
वीकेंड पर इस एक्सप्रेसवे पर करीब 40,000 वाहन गुजरते हैं। इसको देखते हुए लेन की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। तीनों टोल प्लाजा पर लेन में वृद्धि के लिए डीपीआर तैयार हो रहा है। नए बनने वाले सभी लेन में फास्टैग की सुविधा दी जाएगी। उससे फास्टैग लगे वाहनों को आगे जाने की अनुमति होगी। वाहनों को टोल प्लाजा पर 20 से 25 मिनट तक का इंतजार करना पड़ता है। योजना पहले दिल्ली से आगरा की ओर और फिर दूसरी तरफ लेन की संख्या बढ़ाने की है। लेन बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, जिससे कि इस पर गुजरने वाले लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद प्राधिकरण हर रोज एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों की कुल संख्या और फास्टैग सुविधा के साथ टोल प्लाजा को पार करने में लगने वाले औसत समय का पता लगाने के लिए 1 महीने तक अध्ययन करेगा। हालांकि इस ब्रेकलेस यात्रा का आनंद उठाने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब आप बिना किसी झंझट के अपनी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अब हम जिस गुड न्यूज की बात कर रहे हैं वो गुड न्यूज हमें एसिड अटैक का सामना करने वाली वो लड़कियां दे रही हैं जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे की एक नई मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं उस शिरोज हैंगआउट कैफे की जो कि नोएडा में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए खोला गया है। लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली इन लड़कियों के हौसले और हिम्मत की इस मिसाल को देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हौसले और जज्बे को सलाम। एसिड डालने वालों के मुंह पर तमाचा। एसिड अटैक सर्वाइवर का शिरोज हैंगआउट कैफे। जी हां, आज हम बात उनकी करने जा रहे हैं जो सशक्त हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और हर चुनौती का डटकर सामना किया। साथ ही ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो जीवन में हार मान चुके हैं। दरअसल ये गुड न्यूज से ज्यादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाला वो प्रयास है जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। हम बात कर रहे हैं उस शिरोज हैंगआउट कैफे की जो नोएडा में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए खोला गया है, जिसका नाम शिरोज हैंगआउट कैफे दिया गया है। इस कैफे को वो महिलाएं चलाएंगी जिन पर एसिड अटैक हुआ था। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम का कियोस्क एसिड अटैक पीड़ितों को कैफे चलाने के लिए दिया है। नोएडा सेक्टर 21 में बने स्टेडियम में कियोस्क के बंद होने की वजह से लोगों को खाने पीने में परेशानी होती थी, जिसके बाद इसे एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं के नाम कर दिया गया। फिलहाल इस कैफे को 4 महिलाएं चलाएंगी और आगे और महिलाओं को इसके जरिए रोजगार दिया जाएगा। वैसे तो एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी हमेशा परेशान करने वाली होती है, लेकिन हार चुके लोगों के जीतने की कहानी ज्यादा ही दिलचस्प होती है। एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां अब ऐसी ही दिलचस्प कहानी को गढ़ने के लिए निकल पड़ी हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने गुस्से में इनके चेहरे पर इसलिए एसिड डाला जिससे कि ये कभी किसी को मुंह न दिखा पाए, अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन एसिड अटैक सर्वाइवर के हौसले और जज्बे के आगे मानो चुनौतियों ने हार मान लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में शिरोज की बात करते थे तो हम लोगों का मन था कि हम दिल्ली में स्टार्ट करें कैफे, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग घूमते हैं और जाते हैं कैफे जैसी जगह पे, बट हम लोगों को बजट का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए हमने फर्स्ट कैफे आगरा में और सेकंड कैफे लखनऊ में स्टार्ट किया। बट रितु मैम की वजह से हम लोग नोएडा स्टेडियम में एक कियोस्क स्टार्ट कर पाए, मतलब नोएडा NCR में। तो मैं और मेरी टीम पूरी बहुत खुश है कि हम लोग फाइनली मतलब नोएडा में हम लोगों ने अपना आज से स्टार्ट कर दिया है। शिरोज कैफे में चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ हेल्दी फूड भी मिलेगा। दरअसल इस स्टेडियम में खिलाड़ी व एथलीट आते हैं।
उनके लिए जूस और स्प्राउट जैसे हेल्दी फूड व शेक भी उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की कीमत बाजार से कम रहे, इसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही कैफे में पढ़ने के लिए किताबें भी होंगी। एक बड़ा काम है और मैं इसके लिए सभी को बताऊंगा और सभी जो ऊपर गया है ऊपर इनका संचालन करेंगे। हर एक के हमारे जीवन में एक कल्पना होती है, सोच होती है कि हम किसी का दर्द कम कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और खास तौर पर जब विषय आता है हमारी एसिड अटैक की बेटियों का, तो ये वो दर्द है जो जीवन भर सहता है। मृत्यु अगर किसी के साथ गोली मारते तो शायद एक बार का कष्ट होता है, लेकिन इस दर्द को कम करने के लिए और इस सोच को ख़त्म करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं और भाई पंकज सिंह दोनों बधाई देते हैं हमारी CEO और नोएडा प्राधिकरण को और छाया फाउंडेशन के श्री आलोक दीक्षित को। इन बच्चियों को जो नया जीवन जीने के लिए, नया संघर्ष करने की जो कल्पना और प्रेरणा उन्होंने दी है कि अपने पाँव पर खड़ा होकर समाज के लिए भी आदर्श बनेंगी और उस मानसिकता को ख़त्म करेंगी जिस मानसिकता के साथ जो लोग इनके चेहरे पर ऐसे फेंकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। नोएडा प्राधिकरण और प्राधिकरणों को लोग कमर्शियल और इन्हीं कामों के लिए जानते हैं कि ज़मीन बेचते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसे सामाजिक कार्य प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ जो उनकी एक वास्तविक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी कहीं ना कहीं हम पूरा होते हुए देखते हैं। सर, इससे हटके आज नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोएडा स्टेडियम में शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े लॉन्च किया जा रहा है। ये नोएडा प्राधिकरण और छाओ फाउंडेशन की एक जॉइंट पहल है और इसमें जो हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको समाज में आगे बढ़ाने का, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का, रिहैबिलिटेशन करने का एक छोटा सा प्रयास है। ये पहला कैफ़े नोएडा में यहाँ खोला जा रहा है जिसमें 4 एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट इसके माध्यम से मिलेगी। यहीं पे और भी एडिशनल स्पेस है जो इनको ऑफ़र किया गया है और अगर ये ऐसे और लड़कियां रहती हैं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, जो कैफ़े चलाना चाह रही हैं, तो यहाँ दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पार्क्स में भी बहुत स्पेस अवेलेबल है। तो एक छोटा सा प्रयास है नोएडा अथॉरिटी का, एक सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ एक छोटा सा प्रयास है। तो फिलहाल इनके हौसले और जज्बे को देखकर हम बस इतना ही कह सकते हैं कि एसिड अटैक से चेहरा भले झुलस गया लेकिन हौसला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अब जो गुड न्यूज है वो भले ही तकनीकी के क्षेत्र से है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च कर दिया गया है। इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण के अवसर को गति मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। 5G टेस्ट बैंड का हुआ आगाज। विदेशों पर निर्भरता होगी अब खत्म। भारत में टेस्टिंग की होगी सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च कर दिया गया है। इस नए 5G टेस्ट बैंड की शुरुआत के बाद उन कंपनियों को बड़ा फायदा होने वाला है जो अब से पहले विदेशी कंपनियों पर 5G टेस्ट के लिए निर्भर हुआ करती थी। दरअसल अब तक भारत में मौजूद कंपनियां अपनी 5G सेवाओं को टेस्ट करने के लिए विदेशी कंपनियों का सहारा लेती थी, लेकिन अब भारत में 5G टेस्ट बैंड लॉन्च होने के बाद कंपनियों को भारत में ही टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। 5G टेस्ट बैंड से होगा लाभ। $450 अरब का इजाफा होगा। इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण के अवसर को गति मिलेगी। 5G तकनीकी देश के शासन में, जीवन और व्यापार की सुगमता में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर क्षेत्र में प्रगति को बल मिलेगा। तकनीकी के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा। टेस्टिंग के लिए विदेशों पर से निर्भरता खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5G तकनीक देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली है।
साथ ही पीएम मोदी ने सभी नए युवा प्लेयर्स, शोधकर्ता और कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए न्योता भी दिया है। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। नए 5G टेस्ट बैंड को IIT मद्रास की देखरेख में भारत के 8 बड़ी संस्थानों ने मिलकर बनाया है। इस 5G तकनीकी से भारत अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। साथ ही 5G केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार और विकास की रफ्तार को बढ़ाने में भी ये सक्षम है। इसलिए पीएम मोदी ने इसे लेकर सभी को मिलकर काम करने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने 6G सेवाओं के लिए टास्क फोर्स तैयार किया है जो इस पर निरंतर काम कर रहा है। आने वाले समय में वो दिन अब दूर नहीं जब ये सुविधा भी सभी को मिला करेगी। तो फिलहाल सिर्फ ये तकनीकी के क्षेत्र में ही नहीं, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। योगी सरकार ने 13 शहरों में 26 सिटी फॉरेस्ट बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से शहरों में रहने वालों को भी सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। इस योजना को अगले महीने विकसित कर लिया जाएगा और जिन शहरों को चिन्हित किया गया है उनमें न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। क्या है यूपी के लिए ये गुड न्यूज, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बनेगा सिटी फॉरेस्ट, पर्यावरण का होगा संरक्षण, नेचुरल पिक स्पॉट का मिलेगा विकल्प, टूरिज्म के दायरे का होगा विस्तार। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से कोई भी अनभिज्ञ नहीं, लेकिन फिर भी विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति चिंतित तो है लेकिन कोई ठोस कदम उठा नहीं रहे, जिसकी वजह से संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हालांकि बड़े कदम के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा और मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए छोटे छोटी पहल भारत में जगह जगह की जा रही है और इसी कड़ी में योगी सरकार ने 13 शहरों में 26 सिटी फॉरेस्ट बनाने का फैसला लिया, जिसकी वजह से शहरों में रहने वालों को भी सुरक्षित पर्यावरण मिल सकेगा। इस योजना को अगले 6 महीनों में विकसित कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत जिन शहरों को चिन्हित किया गया उनमें न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर है बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। यूपी में बनेगा सिटी फॉरेस्ट, शहरों को जलवायु परिवर्तन से बचाएगा, स्थानीय लोगों को भी नेचुरल पिकनिक स्पॉट का मिलेगा विकल्प, शहर में रहने वालों को सुरक्षित पर्यावरण मिल सकेगा। इससे इको टूरिज्म के दायरे का भी विस्तार होगा, स्थानीय स्तर पर रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे। केंद्र इसके लिए 2 करोड़ की धनराशि देगा। नगर वन को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई। नगर वन में बनेंगे स्मृति वन, आरोग्य और नक्षत्र वाटिकाएं। वन क्षेत्र बाउंड्री से घिरे होंगे। इसमें सभी प्रकार की सजावटी, झाड़ियां, बेलदार, औषधीय पौधे, फूल और फलों के पौधे लगाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण पर इस दिशा में पौधारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है। इसमें अधिक छायादार वाले वृक्ष लगाए जाएंगे। राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। पर्यावरण संरक्षण सीएम योगी की प्राथमिकताओं में से एक है। सीएम योगी जब पहली बार सत्ता में आए तभी से प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने पर जोर दिया। इन जगहों पर बनेगा सिटी फॉरेस्ट। गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, हरदोई, हाथरस,
इटावा, रायबरेली, मुरादाबाद, अमरोहा। आज जबकि पर्यावरण को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि स्मॉग हो या पराली या फिर विकास की अंधाधुंध दौड़, इस बात से हम सब वाकिफ है कि ये पर्यावरण में विष घोलने का कितना काम करते हैं। ऐसे में अगर जल, जंगल, जमीन को बचाना है तो पर्यावरण के हित में कदम उठाने होंगे। उम्मीद है योगी सरकार का ये कदम पर्यावरण की संरक्षण में एक बड़ा कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ आज की गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।